हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल JK24 स्टडी में। आज के शानदार वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो मैं आपको बता दूं, ये पार्ट नंबर 4 है इस चैप्टर का। इससे पहले हम 3 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें देख लीजिए और उसके बाद में इस वीडियो को देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम चिन्ह परिपाटी को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, यानी कि गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का मतलब यहाँ पर होता है कि किसी गोलीय दर्पण पर अगर हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो उस वस्तु की जो दूरी है वो प्लस रखनी है या माइनस रखनी है, और वस्तु जो है दर्पण के दाईं ओर रखनी है या बाईं ओर रखनी है। इन सभी नियमों को पढ़ते हैं किसके अंतर्गत? चिन्ह परिपाटी के अंतर्गत। देख लीजिए, हमने यहाँ पर एक दर्पण ले लिया है जो कि एक गोलीय दर्पण है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के हमेशा वस्तु रखी जाती है वो बाईं ओर रखी जाती है, ठीक है। वस्तु बाईं ओर रखी जाती है और इसकी जो है बाईं ओर की जो दूरी होती है वो माइनस की होती है। कहाँ से? आपके ध्रुव से दूरी मापी जाती है, यानी कि मूल बिंदु यहाँ पर ध्रुव रहता है। और इसके दाईं ओर की जो दूरी होती है वो हमेशा प्लस रखी जाती है, और जो इसके ऊपर जो दूरी हम मापते हैं वो प्लस होती है, बल्कि नीचे की जो दूरी होती है वह माइनस होती है। तो देखिए, अब हम इसे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन में दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी आदि को व्यक्त करने के लिए एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं। तो पहला देखिए, बिंब सदैव, बिंब का मतलब होता है वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, यानी कि रखी जाती है, या फिर ऐसे कह लो, या फिर रखा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिंब और वस्तु एक ही बात है। दूसरा है, मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक, यानी कि मूल बिंदु P माना है, इसके दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं, यानी कि इधर के लिए जो दूरियां मापी जाती हैं बाईं ओर वह सभी ऋणात्मक मानी जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि इसके समांतर आती है, बिल्कुल कोई भी दूरी होती है इसके समांतर मापी जाती है, ठीक है, और वो भी दर्पण के ध्रुव से, ठीक है। आगे देखिए, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, यानी कि जो मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष होता है हमारा, मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरियां मापी जाती हैं वह धनात्मक मापी जाती हैं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। जो दूरियां हम नीचे के लिए मापते हैं उन्हें हम ऋणात्मक लेते हैं। तो चलिए इस सबको बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। अब हम समझ लेते हैं दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। तो देखिए, दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/b + 1/u, जहाँ पर b होता है प्रतिबिंब की दूरी, u होता है बिंब की दूरी, f बराबर होता है फोकस दूरी। यानी कि ये आपका दर्पण का सूत्र है, ठीक है, जो कि हम दर्पण में प्रयोग करते हैं, जिसमें हम प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेते हैं। अगर हमें u की दूरी पूछी गई है और b और f की अगर दूरी दी गई है तो हम u की दूरी निकाल लेते हैं। कहने का मतलब, इसमें हम इन तीनों में से किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बिंब की दूरी u हमेशा ऋणात्मक होती है। देखिए, बिंब की दूरी u हमेशा ऋणात्मक क्यों होती है? क्योंकि हम जानते हैं कि बिंब जो होता है वो मूल बिंदु से बाईं ओर की तरफ रखा जाता है, यानी कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, तो इसलिए उसकी जो दूरी है वो हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, क्योंकि हम जानते हैं अवतल दर्पण की जो फोकस होता है वो बाईं ओर होता है। अब देखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है। उत्तल दर्पण का जो फोकस बिंदु होता है, मुख्य फोकस होता है, वो हमेशा दाईं ओर होता है मूल बिंदु के। तो चलिए, उम्मीद करते हैं दर्पण सूत्र आपको समझ में आ गया। अब हम जान लेते हैं कि आवर्धन क्या होता है। तो आवर्धन गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न भय आपेक्षिक विस्तार, जिससे ज्ञान होता है कि प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, यानी कि कितना गुना बड़ा है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात में व्यक्त करते हैं। तो कहने का मतलब, इससे पता चलता है कि बिंब प्रतिबिंब से कितना बड़ा है या फिर प्रतिबिंब बिंब से कितना बड़ा है। तो इसे हम m से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं। m होता है h' h0, यानी कि
जहाँ एच डैश का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, और एच जीरो का मतलब होता है बिंब की ऊंचाई। तो यहाँ पर देख लीजिए एक और इनमें संबंध बनता है एम इज इक्वल माइनस बी अपॉन यू। माइनस बी का मतलब यहाँ पर हुआ कि प्रतिबिंब की दूरी और यू का मतलब हुआ कि बिंब की दूरी। तो एक दूसरा संबंध ये वाला बनता है। तो हम कह सकते हैं एम बराबर एच डैश अपॉन एच जीरो बराबर माइनस बी अपॉन यू। ये इनका एक फॉर्मूला बन जाता है यहाँ से। क्योंकि मैं एक बार और बता दूं, आवर्धन का मतलब होता है कि प्रतिबिंब बिंब से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ये पता चलता है आवर्धन के द्वारा। चलिए अब इसकी कुछ टर्म्स और कंडीशन भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पर एच डैश आपका एच जीरो से बड़ा होता है तो एम बड़ा होता है 1 से। तो ये सब चीज़ें मैं लिख लेता हूँ पहले। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यदि एम ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। अगर एम इसका जो होता है वो ऋणात्मक आता है तो जो प्रतिबिंब है वो आपका वास्तविक होता है। अगर एम धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब आभासी होता है। क्योंकि हम जानते हैं धनात्मक जब होगा तो सीधी सी बात है मूल बिंदु से दाईं ओर होगा। जब मूल बिंदु से दाईं ओर होगा तो आभासी होगा, ठीक है ना। देखिए इस प्रकार से अब अगर प्लस है, अगर एम प्लस आ रहा है तो इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वो इस साइड में होगा। इस साइड में होने का मतलब है कि आभासी होगा, ठीक है। अब देखिए यदि एच डैश बराबर है एच जीरो के तो एम बराबर होता है 1 के, तब प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। एच डैश बड़ा होता है जब एच जीरो से तो एम बड़ा होगा 1 से, तब प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होता है। अगर एम 1 से ज़्यादा आता है, एम जो होता है वो 1 से ज़्यादा आता है तो जो प्रतिबिंब होता है वो बिंब से बड़ा होता है। अगर m जो है वो 1 से कम होता है तो प्रतिबिंब बिंब से छोटा होता है, ठीक। देखिए समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है हमेशा प्लस बन ही रहता है, ठीक है। और यहाँ पर ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो उम्मीद करते हैं इतना बहुत अच्छे तरीके से आपको आवर्धन समझ में आ गया होगा। और अब हम एग्जाम्पल नंबर 10.1 देख लेते हैं। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कहता है कि उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण हमने बना लिया है। अब देखिए उत्तल दर्पण में जो बस है वो उसके सामने 5 मीटर की दूरी पर है। हम जानते हैं कि वस्तु को हमेशा, यहाँ पर जो बस है वो वस्तु के उसमें आ रही है, तो वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखते हैं। दर्पण के बाईं ओर हमने बस को रख दिया है। यहाँ पर मान लीजिए ये एक बस है, ठीक है, ये क्या है, बस है ये। अब बस जो है 5 मीटर की दूरी पर है तो u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा -5 मीटर, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखा जाए वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या आपकी दी हुई है 3 मीटर। तो हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या जो होती है वो दाईं ओर ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 मीटर हो जाएगी और फोकस दूरी जो होगी वो वक्रता त्रिज्या के बिल्कुल आधी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा 3/2, कहने का मतलब 1.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर f जो आ गया है वो 1.5 मीटर लिख सकते हो या फिर 3/2 ही लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3/2 मीटर। और ये आएगा प्लस का क्योंकि ये दर्पण के मूल बिंदु से दाईं ओर है, ठीक है। u भी पता है हमें, ये भी पता है, तो हम दर्पण सूत्र से लिख लेते हैं। दर्पण सूत्र से ये होता है आपका 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो इसमें रख लीजिए, तो 1/f का मान कितना है 3/2, ठीक है, बराबर 1/b का मान लगाइए, तो b का मान है नहीं, निकालना है, तो माइनस का 1/5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का हो जाएगा। ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, ये इधर ले आओ तो प्लस का 1/5 हो जाएगा, बराबर 1/b। यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 3 15, 5 2 10 प्लस 3 एकम 3 बराबर हो जाएगा 1/b। अगर इसे हम आगे सॉल्व करें तो 10 और 3 13/15 हो जाएगा, बराबर 1/b। आगे देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13b हो जाएगा, बराबर 15 एकम 15 हो जाएगा। कहने का मतलब b बराबर 15/13, ठीक है। ये आपका b का मान आ गया, यहाँ पर b का मान कितना आ गया 15/13 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये आपका प्लस में आया है, प्लस में आया तो सीधी सी बात है कि इसका जो प्रतिबिंब है वो इस तरफ बनेगा, दाईं ओर बनेगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये बात पता चल गई कि इसका जो प्रतिबिंब है वो दाईं ओर बनेगा,
ठीक है, अब हमें आगे निकालना है इसकी साइज और प्रकृति। तो देखिए m बराबर होता है -b/u, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो लगा दीजिए इसमें -b, तो माइनस का 15/13 हो जाएगा ये, अपॉन u का मान लगाओ इसमें, तो u का मान है आपका -5, है कि नहीं? बिल्कुल है। इसके नीचे 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर हो जाएगा ये -15/13 गुणा ये -1/5, एक ऊपर पहुँच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 5 3 15 होता है। ठीक है, माइनस से माइनस जो है आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा m बराबर 3/13। m बराबर 3/13 जब आ जाएगा तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 13 से 3 को डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर कर देते हैं 13 से 3 को डिवाइड। जब 13 से हम 3 को डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 13 एकम 13 13 दूनी 26 लगा सकते हो यहाँ पर, तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, जीरो डालो, 13 3 39 होता है, 1 बच रहा है, जीरो लगाओ, नहीं बढ़ेगा। तो कहने का मतलब इतना ही लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि 0.23। ठीक है, यानी कि m बराबर आ गया 0.23। यहाँ से हमें एक बात पता चल रही है कि m जो है वो 1 के बराबर नहीं है, यहाँ पर m जो है वो कम है 1 से कम है। तो कहने का मतलब प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से छोटा बनेगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।